नमस्ते, सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। जिस तरीके से पहलगाम में जो निर्दोष नागरिक हमारे मारे गए और उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे लगातार कई सारे ऐसे सवाल जो सरकार से पूछे जाने हैं, जो सरकार की गलतियों को लेकर के साफ तौर पर दिख रही हैं, जो गलतियां उन पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं। अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने सरकार से जो है ये मांग की थी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, लेकिन विशेष सत्र बुलाने की बजाय ये हो गया कि मानसून सत्र होगा और उसकी डेट वेट सब घोषित हो गई। सर 26/11 जब हुआ था तो उसके बाद जो सरकार थी उसने तुरंत मानसून सत्र बुलाया था और उस समय भारतीय जनता पार्टी को खूब बोलने का मौका मिला था। एक छोटा सा अंश है, जरा दर्शकों को मैं सुनवा दूं, फिर आपके पास सवाल लेकर के आता हूं। जरा सुनवा दीजिए दर्शकों को हमारे। 10 दिसंबर को फिर से आरंभ हुआ तो सबसे पहले दिन चर्चा कोई हो सकती है तो वो मुंबई की भयंकर घटना के बारे में ही हो सकती है, जहां 26 नवंबर को एक ऐसी घटना हुई जिसने सारे देश को दहला दिया। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि यह घटना नहीं है, इस घटना ने इस बात को उजागर किया है कि कई वर्षों से यह देश एक युद्ध का सामना कर रहा है और इसीलिए उसको सचमुच में टेरर वॉर कहना तो उपयुक्त है। और इसीलिए पहली बार शायद हुआ होगा कि सरकार ने ही अपनी ओर से तय किया कि आज प्रश्नोत्तर काल न करके और गृह मंत्री जो वक्तव्य देना चाहते हैं वह शुरू में ही वो दे, जैसे अधिक से अधिक समय मिले सदन को इस पर चर्चा करने का। मैं इस बात के लिए भी आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर सबसे पहले बोलने का अवसर दिया और मैं समझता हूं कि मेरा कर्तव्य होगा कि मैं गृह मंत्री के साथ मिलकर के और सारे सदन का एक प्रकार से शोक और पीड़ा प्रकट करूं कि इतना भयंकर वहां पर कांड हुआ जिसमें इतने लोग मारे गए, भारतीय भी और विदेशी भी, और जिस बहादुरी से, वीरता से उनका सामना किया हमारे सुरक्षा कर्मियों ने, जिसमें एनएसटी के कमांडोज भी थे, मुंबई पुलिस के भी लोग थे, आर्मी के, नेवी के जवान भी थे, सभी थे। हेमंत सर, आडवाणी जी ने आज सबसे पहले बोला था और साथ में सवाल उठाए थे, वही सवाल इसमें सुनने में तो वही सवाल सुनाई दे रहा है जो सवाल आज विपक्ष पूछ रहा है, आज देश की तमाम जनता पूछ रही है। कब देगी जवाब भाजपा? क्यों विशेष सत्र नहीं बुलाया गया? विशेष सत्र बुलाने में कोई दिक्कत? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो वीडियो क्लिप आपने दिखाया वो प्री 2014 इंडियन डेमोक्रेसी थी और आज आप जिस युग में जी रहे हैं वो पोस्ट 2014 डेमोक्रेसी चल रही है। प्री 2014 में हर सवाल के लिए सरकार अकाउंटेबल होल्ड की जाती थी, विपक्ष की छोटी सी मांग पर हर चीज को बहस जो कुछ भी होता है, डिबेट, जो भी सारी चीजें पार्लियामेंट में होती है। और 2014 के बाद वो सारा नया भारत आ गया है, उसमें उन सब चीजों की गुंजाइश नहीं बची है। आपने देखा 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 10 तारीख को ऑपरेशन के बाद उसको जो है सीज फायर घोषित किया गया और विपक्ष के दोनों नेताओं ने दोनों लोकसभा में भी राज्यसभा में भी सरकार को चिट्ठी लिखी, पीएम को चिट्ठी लिखी कि साहब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और स्पेशल सेशन बुलाइए। उसका कहीं कोई जिक्र नहीं आया और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सरकार ने अपने जो गिद्ध मीडिया है उसके जरिए एक शगुफा छोड़ा कि हम जो इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ है उसको लेकर के 25 और 26 जून को अपने स्पेशल सेशन बुलाएंगे, 2 दिन का पार्लियामेंट का। इसके पीछे खेल क्या था? जो विपक्ष को एक तरीके से नेस्तनाबूद करने का, विपक्ष को एम्बेरस करने का, जो मोदी जी का जो प्रिय शक्ल है, मोदी जी का, शाह का, आरएसएस का, उन्होंने उस शगुफे को छोड़ा केवल। हालांकि बाद में उसकी भी हिम्मत नहीं कर पाए वो, और केवल ये था कि किस तरीके से विपक्ष बैकफुट पर आ जाए। राहुल गांधी और खड़गे बैकफुट पर नहीं आए और कल तो हालत ये हुई कि 16 विपक्षी दलों ने 200 सांसदों से ऊपर ने चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री को कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए। उसके बाद आज तक ना तो प्रधानमंत्री जी ने 10 मई की चिट्ठियों का जवाब दिया, ना कोई ऑल पार्टी मीटिंग हुई इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बावजूद। और आज चुपके से घोषणा कर दी किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री ने कि इस बार का जो मानसून सेशन है वो 21 जुलाई से 12 अगस्त तक होगा। यानी कि पहलगांव हमले के ठीक 90 दिन बीत चुके होंगे। रात गई और बात गई, कहानी खत्म। आपने शुरू में एक छोटी सी चूक की कि आपने कहा कि जब 26/11 हुआ तो उसके बाद तुरंत मानसून उस टाइम शीतकालीन सत्र बुलाया गया था। 26/11 के बाद वो ड्यू था ऑलरेडी, सरकार ने उसको इमीडिएटली बुलाया और जैसा कि आपने दिखाया लाल कृष्ण आडवाणी जी ने शुरुआत की चर्चा की, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, शुरुआत की और आधा घंटा तक जमकर बोले।
देखिए, भारतीय लोकतंत्र की रामप्रकाश जी एक बहुत बड़ी खूबसूरती रही है कि वो कभी भी देश के प्रति जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं ना, चाहे वो सुरक्षा के हों, चाहे फॉरेन पॉलिसी के हों, कितनी ही बड़ी से बड़ी चूक सरकारों की हुई हो, आपस में वो किस तरीके से भी लड़ते रहे, लेकिन जब संसद की बात आती है तो वो सारे कहीं ना कहीं यूनिफाइड होते हैं। और विपक्ष ने लगातार ये बात पहलगांव के बाद भी कही थी कि हम एकजुटता दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को, इसलिए सेशन बुलाइए आप। ना तब बुलाया, ना फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुलाया, और अब ये कर दिया कि मानसून सेशन होगा। इसके पीछे की आपको मानसिकता समझनी पड़ेगी क्या है कि दोनों बेसिकली क्या है कि संसद जो हमारी है 1947 से लेकर के आज तक, संसद का प्लेटफॉर्म किस चीज के लिए रामप्रकाश जी? डिबेट के लिए है, डेलिब्रेशन के लिए है, डाइसेंट के लिए है, डिसीजन के लिए है। और वही सारी परंपरा लगातार चली आ रही है, क्योंकि संसद ही सबसे बड़ा वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होल्ड की जाती है रूलिंग गवर्नमेंट की। लेकिन 2014 के बाद आप एक घटना मुझे याद दिलाइए कि विपक्ष की कोई भी बात मानी गई हो सेशन को लेकर के या किसी मसले को लेकर के। पेगासस से लेकर के, राफेल से लेकर के, नोटबंदी से लेकर के, आप मुद्दे गिनते चले जाइए। विपक्ष ने तमाम बार कोशिश की कि इस मुद्दे पर बात हो, इस मुद्दे पर बात, इवन चाइना का जो इंकर्शन था, अगर आपको ध्यान हो, उस मुद्दे पर भी संसद के अंदर चर्चा तक नहीं होने देगी। और हर चीज के पीछे एक फेवरेट शक्ल है कि देश की सुरक्षा का। इन भले लोगों से कोई ये पूछे कि 1962 में भारत और चीन आमने सामने युद्ध चल रहा था, और तब इनके जो पितृपुरुष थे अटल जी, उन्होंने मांग की युद्ध के दौरान स्पेशल सेशन बुलाया जाए, और नेहरू जी ने एक पल नहीं लगाया, और लड़ाई के दौरान भारत का संसद का सत्र चल रहा था। वो नरेंद्र मोदी जी भूल गए, उनको पितृपुरुष कहते थे। आज आपने अच्छा किया ये वीडियो दिखा दिया। इसके बाद शायद भारतीय जनता पार्टी में वैसे तो कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी को रियलाइजेशन हो, आत्मबोध हो कहीं कि अडवाणी जी ने भी 26/11 के बाद बहस की शुरुआत की थी, और किस तरीके से बड़े सोबर माहौल में सरकार का धन्यवाद कर रहे थे। वो अपने जो आर्म्ड फोर्सेस थी, जो अपने सुरक्षा बल थे, उन सब की सराहना कर रहे थे। क्यों था वो ऐसा? क्योंकि वो ट्रू सेंसेस में डेमोक्रेसी थी, हर चीज में डिबेट थी, डेलिब्रेशन था, डाइसेंट था, डिसीजन था। आज की तारीख में मोदी जी ने उन सारी चीजों का समापन करके साइड में रख दिया। जो वो गुजरात में करते थे वही मॉडल अब केंद्र में लागू कर दिया है कि विपक्ष कुछ भी कहता रहे, हम वो करेंगे जो हमारी। आप एक छोटी सी बात की कल्पना करिए रामप्रकाश, और ये सवाल मैं दर्शकों के सामने छोड़ता हूँ। 22 तारीख के बाद से और आज 4 जून की तारीख है, प्रधानमंत्री जी के पास हर चीज का समय है। मधुबनी में जाकर के हिंदी और अंग्रेजी में चुनौती देने का समय है, फिल्म स्टारों से बात करने का समय है, उसके बाद आदमपुर में जाकर के फिल्म शूट का है, बीकानेर में जाके भाषण देने का है, हर चीज के लिए समय है, रोड शोज करने का है, हर रोज रैलियां करने का, देश में घूम घूम के। उनके पास 3 चीजों के लिए समय है। एक, ऑल पार्टी मीटिंग के लिए समय नहीं निकला आज तक। पहले भी जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई उसमें राजनाथ और अमित शाह गए, प्रधानमंत्री नहीं आए। कितने व्यस्त होंगे आप सोचिए। दूसरा, उनके रोड शो का उनके पास समय है, उनके पास रैलियों का समय है, उनके पास मन की बात का समय है, लेकिन स्पेशल सेशन के लिए समय नहीं है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए समय नहीं। एक छोटी सी कल्पना कीजिएगा, और ये दर्शकों के सामने सवाल छोड़ता हूं मैं, कि सीडीएस को ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि उन्होंने जो बात जाके सिंगापुर में कही, क्या भारत की सरकार के अंदर इतना गुर्दा नहीं था कि वो अपनी ऑल पार्टी मीटिंग में वो बात का खुलासा कर देती, या पार्लियामेंट सेशन के अंदर वो बातचीत आती? जब इस देश की सीडीएस प्रमुख विदेश में जाकर के अपनी टेक्टिकल एरर की बात स्वीकार कर सकता है, तो मोदी जी तो अपनी कितनी ब्लंडर्स हैं इस पूरे मामले में, पहलगांव के अंदर तक आतंकियों की घुसपैठ, उनका गायब हो जाना, आज 22 अप्रैल से लेकर के आज 4 जून है, कहां गए वो आतंकी? किसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी है क्या? कहीं कोई जो भी काम की बात है उस पर प्रधानमंत्री की कोई भी टिप्पणी देखी हो आपने? और सीडीएस विदेश में जाके स्वीकार कर सकते हैं। मोदी जी को संसद में और अपने कुलीग पॉलिटिशियंस के बीच में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने में आपत्ति है। 200 सांसद मांग कर रहे हैं और मोदी जी उसकी मांग का डिमांड नहीं कर रहे, लीडर ऑपोजिशन की चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहे। जो रूटीन में सेशन होना है मॉनसून का, उसकी तारीखें घोषित करा रहे हैं। सी द काइंड ऑफ एरोगेंस दैट दिस मैन हैज। आपने इमरजेंसी का जिक्र किया, इमरजेंसी पर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की प्लानिंग का जिक्र किया। आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या सत्ता को ये समझ में आ गया कि ये जो मामला है वो बहुत आगे निकल चुका है ऑपरेशन सिंदूर का, और उसके बाद जिस तरीके से जयशंकर का बयान आया कि ऑपरेशन से पहले हमने पाकिस्तान को बता दिया, फिर सीडीएस का बयान एकदम से आ जाता है कि हाँ
हमारा नुकसान हुआ। उन्होंने संख्या नहीं बताई, ये कहते हुए कि संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ, हमारा नुकसान हुआ, हमारे विमान गिराए गए, हमारा राफेल गिरा, इत्यादि इत्यादि, जिस तरीके की बात चल रही है। तो ये इससे सरकार को समझ में आ गया कि इमरजेंसी कोई मुद्दा नहीं है, लोग इस पे आने वाले नहीं है, इसलिए बैक होना पड़ा सरकार को। क्या वो सीधे मानसून सत्र का अनाउंस कर दिए? राम प्रकाश जी, जब आपका वक्त खराब होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। इस सरकार के साथ इस पूरे प्रकरण के अंदर शुरू से यही हो रहा है। जितना ये चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ही ज्यादा एक्सपोज होते जा रहे हैं। अगर किसी भी चीज को देखिए, हादसे हमेशा होते हैं राम प्रकाश जी, ऐसा कुछ नहीं है, इतने बड़े देश के अंदर तमाम हादसे होते हैं, लेकिन जितना ये कवर अप करने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा एक्सपोज खुद ही होते जाते हैं। लगातार आप देखिए 22 अप्रैल से लेकर के आज तक का घटनाक्रम, सिंदूर यात्रा निकालेंगे, सिंदूर यात्रा के बाद जब लगा मामला के देश में नैरेटिव खराब हो रहा है, तो उससे साइड हो गए कि नहीं नहीं, ये तो खबर ही फेक है। उसके बाद 2 दिन से आप देखिए क्या हो रहा है। मैं तो हैरान हूं, मोदी के जो भक्त चाटुकार पत्रकार हैं, उनका वीडियो देखिए आप, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है कि विपक्ष हीरो बनना चाहता है मोदी से सवाल पूछ करके। तो मोदी भगवान है क्या? मोदी इस देश के नेता नहीं चुने हुए, इस देश के लोगों ने प्रधानमंत्री नहीं चुना, उन्होंने भगवान चुन लिया क्या? और भारत में तो भगवान को भी कोसा जाता है भाई, भगवान के सामने खड़ा होकर के, भगवान आपने मेरे साथ गलत कर दिया। तो वो जो पत्रकार है, कल आपने देखे होंगे कितना वायरल है वीडियो, कि मोदी से सवाल पूछेंगे, सेनाओं से सवाल पूछेंगे। सेना के सीडीएस चीफ ये कह रहे कि हमसे टेक्निकल एरर हुई, हमने 2 दिन में उसको रेक्टिफाई किया, करेक्ट किया, और वी देन केम बैक विद ए बैंग, और हमने पाकिस्तान का ये किया। यही तो डेमोक्रेसी होती है भाई, कि आप हर चीज के सवालों का जवाब आप अकाउंटेबल होल्ड किए जाएंगे। और ये क्या माहौल बना रहे हैं कि कोई सवाल ही ना पूछा जाए। नॉन बायोलॉजिकल हो गए मोदी जी, डेमोक्रेसी से ऊपर हो गए, ना कभी गुजरात में जवाब देते थे, ना यहां जवाब देंगे। और पूरे का पूरा इकोसिस्टम देखिए आप, जैसे ही विपक्ष ने ये प्रोग्राम किया, कल 200 सांसदों ने चिट्ठी लिखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब ये पत्रकार एक्टिव हुए, सो कॉल्ड पत्रकार, कि ये सब सम्मेलन नहीं बुला रहे थे। संसद किस लिए होती है? अगर सेशन में चर्चा नहीं करोगे देश के मुद्दों की, तो कहां करोगे? तो पहले जो ये इनकी डिफेंस की पहली लाइन है, ये डॉगी मीडिया जिसको मैं कहता हूं, जो विपक्ष की सुपारी लिए घूम रहा है। दूसरी लाइन पे, माफ कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू बोथ द चेयर्स इन द बोथ हाउसेस, जिस तरीके से दोनों चेयर्स सरकार की हर चीज को एक खास अंदाज में लागू करती है लगातार 2014 के बाद से, और विपक्ष की बात को स्टिफल किया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता, या उनको बीच बीच में इंटरप्ट किया जाता है सत्ता पक्ष के इशारे पर, वो भी आपने देखा किस तरीके से लगातार होता आया है। और किसी मुद्दे पर या तो परमिशन नहीं मिलेगी, या जो भी कुछ होगा, बेसिकली ये है कि सरकार जो चाहे वो होगा। रही सही कसर ये मीडिया कर देता है। और मोदी जी को तो संसद के सत्र बुलाने, और वहां पर कितनी उनकी हाजिरी है वो भी देख लीजिए एक बार, उसमें गुजरात में उनकी कितनी हाजिरी होती थी। तो पार्लियामेंट को तो केवल इन्होंने एक सिंबल बना दिया है कि सरकार के प्रचार का एक माध्यम। विपक्ष के किसी सवाल की कोई अनुमति नहीं होगी, विपक्ष काम रोको प्रस्ताव लाएगा उसकी मंजूरी नहीं होगी, कॉलिंग अटेंशन मोशन होगा उसकी मंजूरी नहीं होगी, और जो सरकार चाहेगी केवल उसकी मंजूरी होगी। तो एक तरीके का प्लेटफॉर्म बना दिया है मोदी जी के पीआर के लिए। और आपने कभी भी देखा हो, आपने जब मोदी जी जब भी संसद के अंदर आते हैं, किस तरीके के नारे लगते हैं, मोदी मोदी मोदी, हर दोनों सेशन, दोनों उसके अंदर, हाउसेस के अंदर। वो कोई रैली स्थल थोड़ी है राम प्रकाश जी, वो तो उसकी तो एक संसद की गरिमा है, उसकी एक परंपरा है, उसकी एक शुचिता है। उस सारे को छोड़ करके आप एक नेता को लार्जर देन लाइफ बनाने के लिए जिस तरह की सिचुएशन बीजेपी करती है, वो अपने आप में शर्मनाक है। लेकिन अब तो मोदी जी की समस्या ये हो गई है कि आप देखिए 22 अप्रैल का सेशन, 22 अप्रैल का अटैक पहलगाम पे, और 21 जुलाई को सेशन, उससे पहले क्या किया जाएगा? यही मीडिया मिल करके, सरकार के साथ मिल करके नैरेटिव को इधर से उधर कर देंगे, और फिर जो मर्जी है विपक्ष को ब्रोबीट करेंगे। यही तो एक चीज है। आज सेशन क्यों नहीं, अब तक सेशन क्यों नहीं, सवालों के जवाब क्यों नहीं? और तब मैं वही कह रहा हूं, 21 जुलाई को क्या हो जाएगा? केवल इसलिए कि उसकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी, तब तक कंट्री विल मूव ऑन। लेकिन ये मसला ऐसा है राम प्रकाश जी कि सरकार जितना भागेगी उतना फंसेगी। अभी तक तो आप चर्चा क्या कर रहे थे कि ट्रंप ने ये कर दिया, ट्रंप ने वो कर दिया। अब तो उनका कॉमर्स सेक्रेटरी सड़क पे आकर के क्या कहने लगा है, लुटनिक ने क्या कहा, आपने देखा कि भारत रशिया से हथियार कैसे खरीदता, हमसे खरीदने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप कमाल देखिए, अमेरिका से जब हम वो घटिया किस्म का गेहूं खरीद करके भारत जिंदा था, तब किसी अमेरिकी की औकात नहीं हुई कि भारत के ऊपर इस तरह की शर्तें थोप दे, भारत को टर्म्स डिक्टेट करे, भारत को विदेश नीति बताए, भारत को सामरिक नीति बताए, भारत को व्यापार नीति बताए।
और आज ट्रंप तो छोड़िए, ट्रंप के मंत्री हमें ये बता रहे हैं कि हमें किससे हथियार लेने हैं, हमें किससे व्यापार करना है, हमें क्या करना है। और ये 56 इंची है, 56 इंची भी यही है। सवाल का जवाब नहीं है, मुंह से ट्रंप नहीं निकलता, मुंह से चाइना नहीं निकलता। चाइना और पाकिस्तान को एक कर दिया, कंप्लीट नाकामी है। समय में रहते विपक्ष ने इनको पिछले सेशन के दौरान, आपको याद होगा, राहुल गांधी ने कोट एंड कोट ये कहा था कि आपने दुनिया का सबसे बड़ा पाप ये किया कि आपने पाकिस्तान और चाइना को साथ कर दिया। उसके बावजूद भी ये लोग जागे नहीं। और इसमें देख लिया आपने जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर किस तरीके से चाइनीज वेपनरी, चाइनीज सैटेलाइट इमेजनरी, जिस तरीके से जो कुछ हुआ है। अगर ये पोल खुल जाए, अगर ये मीडिया जिस तरीके का अभी भी बेशर्मी कर रहा है, शर्मनिरपेक्षता, अगर वो सारी सच्चाइयां सामने आ जाए कि राफेल के साथ क्या किया गया, इनको 2 दिन मुश्किल हो जाएगा सरकार में रहना। लेकिन वही कह रहा हूं मैं कि सरकार की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गई। अब सवाल ये है कि 21 जुलाई को भी सेशन बुला करके क्या आप बच जाएंगे? पिछली बार आपने देखा होगा जब सरकार फंसी तो भारत का, इंडिया का नाम भारत बदलने का ड्रामा चला दिया था। टीवी पे डिबेट हो रही है, सब कुछ हो रही है, केवल और केवल इस बात पर डिबेट नहीं दिखेगी आपको कि ट्रंप की इतनी हिम्मत और औकात कैसे होगी कि वो भारत को डिक्टेट करे, उनके मंत्री कैसे डिक्टेट करे, वो भारत की नीतियों की घोषणा वहां बैठ करके कैसे करे, वो सीज फायर की घोषणा वहां बैठ के कैसे करे, हमसे पहले कैसे करे। और उसके बावजूद 56 इंच ये है। तो विपक्ष को एक जो नैरेटिव मिला है कि नरेंद्र बनाम सरेंडर, इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। जब आपका समय खराब होता है ना, आपने देखा किस तरीके से सिंदूर, हिंदुत्व का ठेका लेने वाली पार्टी वो सिंदूर बांटेगी, 72 घंटे तक टेस्टिंग की, लगा के ये तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, बैक फायर करेगा, धीरे से उस खबर को बैक फायर करके उसी अखबार में सच्ची खबर का खंडन छपवा दिया, उसी अखबार में फ्रंट पेज पे कि भाई ये तो गलत थी, किसी ने आधिकारिक बयान नहीं है। आपकी हर खबर पे आधिकारिक बयान होता है क्या? कितनी हर खबर तो सूत्रों के मुताबिक होती है। सूत्र का नाम बता दीजिए मुझे आज तक। तो इस देश के अंदर डेमोक्रेसी तहस नहस कर दी है, पत्रकारिता तहस नहस कर दी है, डिबेट खत्म कर दी है, संसद की जो गरिमाएं और परंपराएं थी वो खत्म कर दी। केवल और केवल एक व्यक्ति का महिमा मंडन होगा और उसी के सहारे देश चलेगा, वही नैरेटिव पैडल होगा। कल तक G7 में जाते थे, आपका डंका बजता था। आज G7 का न्योता नहीं मिला आपको और कह रहे हैं कि मोदी वहां नहीं जाएंगे। बुलाया किसने जो आप जाएंगे? तो किस तरीके के शर्मनिरपेक्ष कवर अप हो रहे हैं? किसके लिए हो रहे हैं? देश की जनता को ना समझ लिया क्या आपने? मूर्ख है। सर सवाल ये है मेरा कि अब विशेष सत्र नहीं बुलाया गया, इमरजेंसी पर भी नहीं बुला रहे हैं, मानसून सत्र की घोषणा हो चुकी, डेट्स बता दी गई हैं, लेकिन क्या मानसून सत्र में मोदी जी आएंगे, ऑपरेशन सिंदूर पर बोलेंगे, देश को सच बताएंगे कि क्या हुआ? सर्वदलीय बैठक से जो मोदी जी भागे हैं वो मानसून सत्र में देश के सामने आएंगे क्या? सच बताएंगे? जो सच सीडीएस नहीं बता पाए, ठीक से कबूल नहीं कर पाए, एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी देश पूछ रहा है कि भाई क्या है, सही सही बताइए, संख्या मत बताइए, लेकिन हुआ क्या है वो तो देश जाने, हम कहां खड़े हैं। वास्तव में सीज फायर क्या ट्रंप के दबाव में हुआ? क्या ट्रंप ने आपकी गर्दन पर पैर रख करके सीज फायर करवाया है? मोदी जी इस पर जवाब देंगे क्या? राम प्रकाश जी, कई बार मैं और आप ना समझी भी उतराते हैं। हम ना समझ लोग, हमें मोदी जी से सीखना चाहिए। आपने कुंभ के मामले में सारा मोदी जी का आत्ममंत्र देखा, जिस तरीके का संबोधन किया, हिंदू हृदय सम्राट बने, जो वहां पर भगदड़ मची थी कुंभ में उसका जिक्र किया, उसके मृतकों को श्रद्धांजलि दी, जो लोग वहां पर जा रहे थे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके की स्टैम्पीड हुई उसको स्वीकार भी किया उन्होंने, उसका रेफरेंस भी किया उन्होंने। और उनको ये जैसे ही भनक लगी कि राहुल गांधी खड़े होकर के केवल और केवल श्रद्धांजलि का प्रस्ताव दे सकते हैं कुंभ के मृतकों को, आपने देखा किस तरीके से एब्रप्टली हाउस को एडजर्न कर दिया गया। जो व्यक्ति कुंभ की भगदड़ को स्वीकार नहीं कर सकता, वो पहलगांव की मैस को स्वीकार करेगा, आपके अपने सिक्योरिटी लैब्स को स्वीकार करेगा, अपने इंटेलिजेंस फेलियर को स्वीकार करेगा। आपका जो इस पूरे दौरान जो 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक जो आपका डिप्लोमेटिक डिजास्टर शब्द प्रयोग करता हूं मैं, फेलियर नहीं है, डिप्लोमेटिक डिजास्टर, कि पूरी दुनिया में आप अकेले खड़े हुए हैं, वो उसको स्वीकार करेगा कि मेरी आपकी नासमझी नहीं तो और क्या है। जो व्यक्ति कुंभ के अंदर भगदड़ मची को स्वीकार नहीं कर सकता, मृतकों को सदन के पटल पर श्रद्धा, वो जो मरे थे, माफ कीजिए, वो सारे हिंदू भाई थे, उनके लिए श्रद्धांजलि के 2 शब्द नहीं। और जब पता लगा कि विपक्ष का नेता ऐसा प्रस्ताव मूव कर सकता है, तो धीरे से 1 सेकंड के अंदर खड़ा होने से पहले हाउस को एडजर्न करके चेयर ने कुर्सी छोड़ दी। आप मतलब समझिए इस बात का
कि ये लोग जवाबदेही से ऊपर जा चुके हैं। राम प्रकाश जी, मीडिया से ये बात नहीं करेंगे, मन की ये बात करेंगे, मन की बात में सारी फजूल की बात करेंगे। बेसिक क्या है कि किसी भी मुद्दे के ऊपर टच नहीं करना है जो सरकार को एम्बेरस करे, और यही नहीं, गुजरात लेकिन मॉडल है, 2002 से टेस्टेड मॉडल है। नहीं, लेकिन और इस टेस्टेड बार मॉडल मुद्दा अलग है सर, इस बार मामला अलग है। इस बार देश एक साथ खड़ा है, विपक्ष आपके इस पूरे प्रकरण में आपके साथ खड़ा था। जब तक ऑपरेशन चला, विपक्ष को दिखा, देश के लोगों को दिखा, देश के लोग अभी भी सेना के शौर्य पर, सेना के भरोसे हैं। लेकिन सरकार का जो फेल्योर है, जिस तरीके से डिप्लोमेसी बिल्कुल गायब हो गई, खत्म हो गई, फेल्योर नहीं, खत्म हो गई देश से, वो देश के लोगों ने देख लिया। और एक साथ सरकार के साथ खड़े थे सेना के भरोसे, लेकिन उसके बावजूद भी जो परिस्थितियां हुई, क्या माना जाए कि इस बार के हालात बिल्कुल अलग हैं। और इस हालात को देखते हुए, देश की भावनाओं को देखते हुए, मोदी जी संसद के अंदर सच बताने का काम करेंगे? निश्चित तौर पे नहीं करेंगे, आप लिख के रख लीजिए। और मैं चैलेंज करता हूं आपको, अगर वो इस बात का जवाब दे दे तो विपक्ष के एक भी सवाल का जवाब, संसद का सत्र होगा, मानसून सेशन होगा, वो बोलेंगे नहीं बोलेंगे ये, और मैं आप ज्योतिषी नहीं, हम नहीं बता सकते, लेकिन एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। आज तक मणिपुर का जवाब दे दिया उन्होंने, आज तक उन्होंने राफेल का जवाब दे दिया, पेगासस का दे दिया, किसान आंदोलन का दे दिया, नोटबंदी के फायदों पे दे दिया, काले धन पे दे दिया, स्मार्ट सिटी पे दे दिया। किस सवाल का जवाब दे दिया उन्होंने जो इसका जवाब देंगे? और एक बात आज सारे दर्शकों को पूरी विनम्रता के साथ और कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि भारत की सेनाएं प्रोफेशनल फोर्स है। उनके सीडीएस चीफ ने अपनी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये कहा कि हमसे कोई टेक्टिकल चूक हुई, हमें तो पता है, मुझे और आपको तो क्या टेक्टिकल चूक, उन्होंने स्वीकार किया कि हमसे टेक्टिकल चूक हुई, हमने 2 दिन में उसको रेक्टिफाई किया, कोर्स करेक्शन किया, एंड देन वी केम बैक विद अ बैंग एंड हिट वेयर इट हर्ट्स। ये उनके कोट एंड कोट में बताया। और जो व्यक्ति तीनों सेनाओं का प्रमुख है, उनके प्रति जवाबदेह है, वो इस बात को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वीकार कर रहा है, जहां पर पूरी दुनिया के विदेश मंत्री खड़े हैं। और आप सेना की शौर्य के पीछे कब तक छुपेंगे? सेना अपनी गलती को खुद मान रही है, गलती कही है, चूक कही है, लैप्स कही है, टेक्टिकल वो सारी चीज, लेकिन ये केवल और केवल सेना के वर्दी पहन करके, सेना के फाइटर पायलट के तौर पर आकर के आप दिखाना क्या चाह रहे हो? सेना जब खुद अपनी बात कह रही है, उसके बावजूद आप सेना के पीछे क्यों छुप रहे हैं और कब तक छुपते रहेंगे? विपक्ष ने तो, आपने तो कहा कि विपक्ष साथ खड़ा था, मैं तो आपको दूसरी बात याद दिलाता हूं, विपक्ष ने तो 17 तारीख से पहले 10 तारीख को सीज फायर किया था आपने, रहस्यमय हालात में। ट्रंप ने किया था, वो आपने तो बाद में किया, तो 5:33 में ट्रंप ने किया था, उसके बाद मार्को रूबियो ने किया, आपका तो 6 बजे आया था। उसके बावजूद भी विपक्ष ने तो 17 तारीख से पहले सवाल नहीं पूछा। ये आपके ऊपर था, सरकार में आप हैं कि विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते कि साहब ये हुआ है, ये सारी चीजें हैं। कोई विपक्ष में ऐसा गैप लापरवाह आदमी नहीं है। पहले भी ऑल पार्टी मीटिंग हुई, कोई भी मीटिंग की बात बाहर आई क्या? जबकि भारत में ऐसा नहीं होता, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सब पत्रकारों के दोस्त मित्र होते हैं पार्टियों के अंदर, हम सवाल पूछ लेते हैं, खबरें हमें पता लग जाती। लेकिन ना तो किसी मीडिया वाले ने और ना किसी नेता ने ऑल पार्टी मीटिंग जो पहलगाम के बाद हुई, उसकी कोई ऐसी बात लीक नहीं की जिससे देश के हितों पर नुकसान होता है। और 10 तारीख को सीज फायर होता है और 17 तारीख तक कोई नहीं बोलता, राम प्रकाश जी। और उसके बाद आज 4 जून है और आज भी सरकार सेना के पीछे छुप रही है। और अपने गिद्ध चैनलों से, जो अपने आप को बहुत महान पत्रकार कहता है, वो बेशर्म आदमी, 2.5 मिनट मैंने उसकी वीडियो देखी आज, वो कह रहा है कि विपक्ष सरकार से सवाल पूछना चाहता है। सरकार सवाल पूछने के लिए तो शासन करने के लिए होती है, देश का बेड़ा गर्क करने के लिए होती है। देश की जो कूटनीति है, देश ने 1947 से आज तक पूरी दुनिया में एक नाम ही तो कमाया था कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, हम इस तरीके के देश हैं, हमारे यहाँ एक लोकतंत्र है। आपने सब कुछ तो तहस नहस कर दिया, और उसके बावजूद भी वो कह रहा है कि सरकार सवाल पूछने के लिए हाउस बुला रहे हैं। तो और हाउस किस लिए बुलाया जाता है? सरकार का विपक्ष महिमा मंडन करेगा, वहां तेरी तरह कीर्तन करेगी वहां पर सरकार, विपक्ष जो। तो ये मीडिया की हालत होगी और यही सरकार की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राम प्रकाश जी, आपने कहा ना, देश तो साथ हाथ में खड़ा है। सेनाओं क्या, तो एक सिपाही जाता है, उसको मैं और आप भी सैल्यूट करते, नमस्कार नहीं करते, सैल्यूट करते, हमारा हाथ अपने आप ऊपर जाता है। और ये सेना के पीछे छिपने वाले लोग कायर लोग हैं, हर चीज में सेना सेना सेना। व्हाट डू यू मीन बाय सेना? आपने क्या किया? छोड़ दीजिए सेना को। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, लूटने की हिम्मत कैसे होगी आपको ये बताने की कि रशिया से हथियार मत खरीदिए? दे सकते हैं मोदी जवाब? छोड़ दीजिए मोदी को, पीयूष गोयल बता दे कैसे कह दिया उन्होंने ये बात। आपने अभी तक सारी चीजें देखी, जिस तरीके से एलन मस्क को आपने सारी छूट दे रहे,
कल तक आप कह रहे थे वो यहाँ कारें बनाएगा, अब वो इंपोर्ट करेगा, 115 से 10% कर दिया। व्हाट डू यू मीन? आपने देश की व्यापार नीति, आपने देश की कूटनीति, आपने सामरिक नीति, सारे का सारा ठेका ट्रंप और उसको दे दिया क्या, कैबिनेट को? आप क्या करेंगे? और आपके मुंह से ट्रंप नहीं निकल रहा है। एक पाकिस्तान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, गोली का बदला गोला, घटिया फिल्मी डायलॉग। चाइना का नाम नहीं ले रहे, चाइना पाकिस्तान एक कर दिए, उस पर नहीं बोल रहे। ये आप देश चला रहे हैं या सर्कस चला रहे हैं, एक फिल्म चला रहे हैं, कर क्या रहे हैं? इस देश को कब तक मूर्ख बनाएंगे राम प्रकाश जी? देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। और पूरा देश आज इस बात को समझ रहा है। कुछ चंद भक्तों को छोड़ दीजिए जो वाहियात किस्म के बेहुदे हैं, पूरा देश तो बात को समझ रहा है कि कहां पहुंचा दिया हिला करके। 11वें साल के अंदर, 11 साल के बाद, अगर आपको मनमोहन सिंह जी भी G7 में जाया करते, अगर आपको याद हो तो, उन्होंने कभी ये नहीं किया कि मैं इतना महान हो गया हूं। आपने तो हमेशा G7 का ये किया। और अब क्या कह रहे हैं कि मोदी नहीं जाएंगे? बुलाया किसने है? जवाब नहीं। ट्रंप के सवालों के जवाब दो भैया। कैसे कह दिया लूट निकले कि आपको हथियार किससे खरीदने, बताइए आप। बिल्कुल, ये सारे सवाल बड़े हैं और इन्हीं सारे सवालों के जवाब विपक्ष ढूंढ रहा है, देश ढूंढ रहा है, देश के लोग ढूंढ रहे हैं। वही उसमें भी बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन लोगों ने वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को, जो एलानिया, जिनका सोशल मीडिया हैंडल आप खंगाल लीजिए तो एलानिया तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी और उसके विचारों से सहमत लोग हैं, जो उनका प्रचार प्रसार करते आए हैं, जो हिंदूवादी नीतियों की बात करते आए हैं, जो हिंदू राष्ट्र का गुणगान करते हैं, उसकी वकालत करते हैं, वो लोग भी मोदी जी से वही सवाल उठा रहे हैं। और ये कोई छुपा हुआ नहीं है, सोशल मीडिया सब खंगाल रहे हैं। भाजपा का तो बड़ा आईटी सेल है, उसने भी निश्चित तौर पे देखा होगा और शायद इसी आधार पर ये पूरी कैंपेनिंग तैयार हो रही है। इसी वजह से सिंदूर अभियान को वापस लेना पड़ा, इसी वजह से ये इमरजेंसी पर विशेष सत्र को कैंसिल करके मानसून सत्र का ऐलान करना पड़ा। सवाल ये उठता है कि क्या मोदी जी जवाब देंगे? अब ये तो मानसून सत्र शुरू होने और खत्म होने के बाद पता चलेगा कि वास्तव में मोदी जी देश को सच बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। सेना ने भले ही अपनी चूक स्वीकार कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।